और एक बड़ी खबर आपको बता दें। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में स्वागत है। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने ये मराठी भाषा को लेकर जो गुंडागर्दी हो रही है उस पर पहला स्टेटमेंट दिया है। हालांकि उन्होंने थोड़ा विवादित दे दिया। उन्होंने कह रहा है कि साहब इस गुंडागर्दी पर क्या कहा जाएगा, कोई प्रतिक्रिया देना जरूरी है, लेकिन यदि किसी व्यक्ति को गुस्सा आएगा तो वो प्रतिक्रिया देगा। यदि किसी को गुस्सा आएगा, क्या वो इस गुंडागर्दी को जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अगर किसी को गुस्सा आएगा तो वो प्रतिक्रिया देगा। आपको बता दें, कई तरह की गुंडागर्दी, मारपीट, पिटाई, थप्पड़बाजी, तमाम तरह की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां मराठी के नाम पर उत्तर भारतीयों को टारगेट किया गया, व्यापारियों को मारा गया, पीटा गया और उसको लेकर उनसे सवाल पूछा गया। तो आदित्य ठाकरे की तरफ से कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति को, बयान है कि अगर हम सुना सकें, क्योंकि उन्होंने कहा कि व्यक्ति को गुस्सा आएगा तो वो प्रतिक्रिया देगा। सुनिए क्या कुछ कहा आदित्य ठाकरे ने। आपको बयान सुनाएंगे लेकिन उनका शब्दशः मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि इस गुंडागर्दी पर क्या कहा जाएगा। मैं नहीं कहता ऐसे में कोई प्रतिक्रिया देना जरूरी है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा आएगा तो वो प्रतिक्रिया देगा। हालांकि उन्होंने बीजेपी पर भी ठीकरा फोड़ा। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में मुंबई में काफी सारे मराठी लोगों पर भी अन्याय किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर मराठी होने के कारण घर नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं भाजपा के राज है तो मराठी नहीं चलेगी। इस पूरे प्रकरण को लेकर आज किस तरह से मैंने सड़कों पर उतरी और क्या कुछ हुआ, सबसे पहले स्टोरी। मुझे बोला जा रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं और मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किया जा रहा है कि अपना मुंह बंद रखो, बाहर निकल के मत आओ। एक पार्टी का मोर्चा है, इसके वजह से पुलिस ने जो उनको समझाने की कोशिश की, मगर उनको उधर तमाशा ही करना था, इसलिए सब आगे हो रहा है। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश। नहीं चलेगा। दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषी को? वहाँ बैठकर आप बात करते हैं। निशिकांत दुबे जी ने जो स्टेटमेंट दिया है निश्चित तौर पर वो आपत्तिजनक है। कोई भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है किसी समाज विशेष के ऊपर इस प्रकार का दुष्प्रचार करने का। कोण? मनसे वाले? अच्छा, आणि तू दारू पिऊन माझ्या गाडीवर चढणार? यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत। ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही। किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे। कानून के दायरे में काम करना चाहिए। ये जो इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ फडणवीस साहब को इस पर केस करना चाहिए। सुना आपने निरहुआ को, कह रहे मैं नहीं बोलूंगा मराठी, निकाल के दिखाओ मेरे को। बॉलीवुड में है साहब, कलाकार हैं कई इस तरह के, मैं नहीं बोलूंगा मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। देखिए, महाराष्ट्र में आज गुंडागर्दी की भाषा में राजनीति करने वाली और थप्पड़ मारपीट की भाषा बोलने वाली एमएनएस ने ये तस्वीरें देखी आप। मराठी स्वाभिमान के नाम पर कई जगह पर प्रदर्शन किया, आंदोलन किया। आंदोलन, एमएनएस और आंदोलन। कल तक थप्पड़ मारे जा रहे थे, गुंडागर्दी चल रही थी, दादागिरी चल रही थी। कल दादागिरी, आज आंदोलन गिरी। आंदोलन, एमएनएस का ये प्रदर्शन और हिंदी भाषियों से मारपीट पर हिंदी भाषी या कहें यूपी बिहार के लोगों को ये प्रदर्शन और मारपीट यूपी बिहार के लोगों को इसलिए भी साफ ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि आज आपको बता दें, कल बिहार में 2 लड़कों की जोड़ी चक्का जाम करने जा रही है। आप कहेंगे इन तस्वीरों का बिहार से क्या कनेक्शन है? मैं आपको समझाता हूं। यहां उत्तर भारतीयों से मारपीट हो रही है, यूपी बिहार के लोगों से या बाहर के लोगों से। बाहर क्या होता है साहब, सब पूरा देश अपना है, लेकिन एमएनएस के गुंडे उनको मारते हैं यूपी बिहार से या उत्तर भारत से। और आज ये हुआ, कल बिहार में 2 लड़कों की जोड़ी चक्का जाम करने जा रही है। राहुल और तेजस्वी बिहार बंद करेंगे। अभी भी आप पूछेंगे अमन जी इन 2 तस्वीरों का क्या कनेक्शन, मैं आपको बताता हूं।
कल यूपी बिहार, कल राहुल तेजस्वी बिहार बंद करेंगे। मुद्दा होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण। ये दोनों नेता राहुल जी और तेजस्वी जी इंडी अलायंस के अभियान को बिहार बंद के जरिए सियासी धार देते नजर आएंगे कि बिहार के लोग हमें वोट देंगे इंडी अलायंस को। ठीक बात है। आज एमएनएस जिस तरह भाषा के नाम पर देश में बंटवारा कर रही है, साहब कल हो सकता है कि बिहार में हिंदुओं में जाति की दीवार खड़ी की जाए। कल राहुल गांधी पटना के व्यापारी गोपाल खेमका के घर भी जा सकते हैं। ये सारी चीजें ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए, पॉलिटिक्स अपनी जगह। लेकिन अभी भी आपके जहन में सवाल होगा अमन जी की जो महाराष्ट्र में पीटा जा रहा है बिहारियों को, उत्तर भारत के लोगों को, उसका बिहार के चुनावों से क्या कनेक्शन? ये लोग जो कल जा रहे हैं क्या कनेक्शन है? बिहार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं कल। अब सुनिए, ऐसे में बिहार के लोगों को ना हमारा एक सुझाव है साहब आज कि जब कल ये दोनों नेता बिहारियों के नाम पर वोट मांगने आए या बिहार बंद का आह्वान करने बिहारियों के पास आए, तो महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों को मारे जा रहे थप्पड़ों पर ना उनकी राय जरूर एक बार पूछिएगा, क्योंकि इंडी अलायंस एक ही है। पूछिएगा साहब, बड़ा कड़वा सवाल है, बुरा लगेगा, इंडी अलायंस को बुरा लगेगा कि महाराष्ट्र में बिहारियों को पीटकर भगाने वाला इंडी गठबंधन उनसे बिहार में वोट की उम्मीद कैसे कर सकता है? ये पूछिएगा आप। इंडी गठबंधन ही है ना वहां पर, मतलब वहां पर उद्धव ठाकरे, यूबीटी, शरद पवार, एमएनएस, राज ठाकरे, ये भी इंडी अलायंस है। राहुल गांधी जी के, तेजस्वी जी के सहयोगी तो हैं इंडी अलायंस में। वहां मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आज आदित्य ठाकरे उसको जायज भी ठहरा रहे, ये कहते हुए कि प्रतिक्रिया, गुस्सा आएगा तो प्रतिक्रिया तो दी जाएगी ना, मतलब यूपी बिहार के लोगों को मार पीट कर भगाया जाएगा। और बिहार में चुनाव है, कल राहुल जी, तेजस्वी जी बिहार में चक्का जाम करने आ रहे हैं, तो पूछिएगा ना कि मतलब बिहारियों को पीट कर हम ही से वोट की उम्मीद कैसे कर सकते हैं आप लोग? इंडिया अलायंस, ये भी पूछना चाहिए कि जो लोग यूपी बिहार के लोगों को भाषा के नाम पर गाली देते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, उन्हें पीटते हैं, क्या इंडी अलायंस को उनसे वोट की उम्मीद करनी चाहिए? क्योंकि इंडिया अलायंस ही तो है, राहुल तेजस्वी इंडिया अलायंस, वहां पर भी इंडिया अलायंस ही तो है, शरद पवार जी एनसीपी, या आप कह लीजिए यूबीटी, उद्धव ठाकरे शिवसेना, यूबीटी गुट, या अब तो राज ठाकरे जी भी हाथ मिला चुके हैं, सब इंडिया अलायंस है। तो इंडिया अलायंस बिहार के लोगों को वहां पीट रहा है, यहां बिहार में बिहारियों से वोट मांगने आ रहा है। देखिए, आप पूछिएगा, हो सकता है आपको इस सवाल का जवाब मिले ना मिले कि क्या राय क्या है इस पूरे मुद्दे पर इंडिया अलायंस की, राहुल जी की, तेजस्वी जी की, कि बिहार के लोगों को वहां से मारकर पीट कर भेजा जा रहा है। हो सकता है आपको जवाब ना मिले, लेकिन कम से कम हमें लगता है इस मुद्दे को लेकर जो मौन व्रत धारण कर रखा है राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी ने ना, वो मौन व्रत टूट जाएगा। कम से कम इस आरोप का तो सच सामने आ जाएगा कि हिंदुओं को पीटने के लिए भाषा के नाम पर बांटा जा रहा है क्या? क्योंकि खुद महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा है, बटोगे तो पिटोगे, ये बटोगे तो कटोगे नहीं। नितेश राणे कह रहे हैं बटोगे तो पिटोगे। नितेश राणे ने कहा है कि जाति के नाम पर बांटने वाले जब फेल हो गए तो भाषा के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। पहले जाति के नाम पर टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की गई, सनातन को, हिंदू धर्म को। अब नितेश राणे कह रहे हैं कि अब भाषा के नाम पर दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए हिंदुओं को, कमजोर हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दूसरे वर्ग को खुश करने के लिए। नितेश राणे कह रहे हैं, वो यही नहीं रुक रहे हैं। उनका तो यहां तक कहना है कि जिहादियों के दबाव में हिंदुओं को मराठी के नाम पर मारा पीटा जा रहा है। ये सब कुछ इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए इंडी गठबंधन कर रहा है। नितेश राणे का यह बयान है साहब। नितेश राणे ने बयान तब दिया जब एमएनएस ने मारपीट के विरोध में व्यापारियों के प्रदर्शन के खिलाफ आज ये प्रदर्शन किया। दिखाइए एक बार प्रदर्शन। और गुंडागर्दी को ना सही ठहराने की कोशिश की। कल साहब दादागिरी चल रही है, आज आंदोलनगिरी चल रही है। 3 जुलाई को गैर मराठियों से मारपीट के खिलाफ व्यापारियों ने प्रदर्शन किया था, याद है आपको? व्यापारियों का प्रदर्शन था। आज जो पीट रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो दादागिरी कर रहे हैं, वो आज सड़कों पर उतरे, आंदोलन किया। आज एमएनएस ने भी महाराष्ट्र के कई शहरों में प्रदर्शन किया, मारपीट का विरोध करने वाले व्यापारियों की आवाज दबाने की कोशिश की।
आप इसको कह सकते हैं आंदोलन का जो रास्ता वो तो गांधी जी ने दिखाया ना, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। हिंसा मतलब कहते हैं ना चोरी और सीना जोरी, पहले चोरी फिर सीना जोरी, पहले दादागिरी फिर गांधीगिरी, पहले दादागिरी गुंडागर्दी थप्पड़ मारपीट हिंसा, और आज आंदोलन तो पहले दादागिरी फिर जो है आज गांधीगिरी चल रही है, आंदोलन चल रहा है कि क्या गुंडागर्दी के विरोध को भी एमएनएस मराठी का अपमान मानती है साहब? सवाल आज समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने भी उठा दिया, वो भी हिंदी में मुंबई में खड़े होकर। लेकिन आज तक किसी एमएनएस वाले की हिम्मत नहीं है कि वो अबू आसिम आजमी से मराठी के नाम पर बदसलूकी करे। यही नीतीश राणे ने कहा कि एमएनएस वालों का जोर मुस्लिम कॉलोनियों में नहीं चलता, इनकी गुंडागर्दी कमजोर बेचारे हिंदुओं को पकड़ते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, झुंड में आते हैं कायर गुंडों की तरह, वहां नहीं जोर चलता इनका। सुनिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब करना है ना तो फिर हमारी पुलिस काम कर रही है। और ये कोई मराठी हो, मराठी लोगों की मोर्चा नहीं, हम मराठी नहीं है क्या? हमें भी मराठी समाज के लोगों ने ही वोटिंग करके आज आमदार और ये सब बनाया है, हम मराठी नहीं है। ये एक पार्टी का मोर्चा है, इसके वजह से पुलिस ने जो उनको समझाने की कोशिश की, मगर उनको उधर तमाशा ही करना था, इसलिए सब आगे हो रहा है। अगर कोई आदमी किसी को झपड़ मार देना उस पर कार्रवाई होती है। इन्होंने लोग जो उत्तर प्रदेश से बिहार से लोग आए थे उनको मारा, उनकी हत्याएं, कितने लोगों की हत्याएं हुई हैं, इस तरह से जो हुआ है, मैं समझता हूं कि इनके साथ कार्रवाई नहीं होने से इनका दिल बढ़ गया है। मैं समझता हूं कानून सबके लिए एक है, कानून के दायरे में काम करना चाहिए। ये जो इस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, मैं समझता हूं फडणवीस साहब को इस पर केस करना चाहिए। सब लोग बेवकूफ़ है क्या? समझ नहीं आता है। कल मारपीट, आज मोर्चा, कल दादागिरी, आज गांधीगिरी, कल जो है पिटाई कर रहे हैं, आप लोगों को मार पीट रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, आज आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन साहब सिर्फ अबू आसिम आजमी नहीं, बीजेपी के नेता और अभिनेता दिनेश यादव निरहुआ ने जानते क्या कहा? मुंबई में रहता हूं, हिंदी बोलता हूं, और एमएनएस के नेताओं में अगर हिम्मत है ना तो उन्हें महाराष्ट्र से बाहर निकाल कर दिखाएं। दोबारा से सुनिए, एमएनएस के नेताओं को खुला चैलेंज दिया निरहुआ ने, कह रहे मुंबई में रहता हूं, हिंदी बोलता हूं, हिम्मत है तो महाराष्ट्र से बाहर निकाल कर दिखाओ। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। तो मुझे लगता है अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं, देखिए महाराष्ट्र में मराठी को लेकर एमएनएस की गुंडागर्दी के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयानों से पहले बवाल मचा हुआ है साहब। निशिकांत दुबे, जिनको लेकर कुछ लोग कहते हैं कि इतना भी खुलकर, इतना भी सच नहीं बोल देना चाहिए। निशिकांत दुबे के लिए हर कोई ये कहता है कि इतना भी खुलकर सच नहीं बोल देना चाहिए। बवाल मचा हुआ है साहब उनके बयानों को लेकर। आज फिर निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया। इस पोस्ट में निशिकांत दुबे ने क्या लिखा कि राज ठाकरे को जब जनता का समर्थन नहीं मिलता तो वो गुंडों को आगे कर देते हैं। सुनिएगा एक एक शब्द को। राज ठाकरे को जब जनता का समर्थन नहीं मिलता तो वो गुंडों को आगे कर देते हैं, गुंडागर्दी उनका मकसद है। इसलिए मुंबई महानगर पालिका में चुनाव हारने के डर से ऐन पहले मराठी के नाम पर गुंडागर्दी शुरू हो गई। इसके आगे निशिकांत दुबे ने कहा कि उनका विरोध ठाकरे की गुंडागर्दी से है और सहनशीलता की सीमाएं खत्म हो गई है। मराठा समाज हमेशा आदरणीय है, देश हम सबका है। इससे पहले निशिकांत दुबे, ये तो उन्होंने कहा कि मराठा समाज हम सबका है, हम सम्मान करते हैं सारी चीजें। इससे पहले निशिकांत दुबे ने एक विवादित बयान देते हुए, विवादित कह लीजिए या कुछ खुलकर बोलते हुए कह दिया कि राज ठाकरे को सीधी चुनौती दे दी, अगर तुम इतने बड़े बॉस हो तो महाराष्ट्र से बाहर निकलो, तुम्हें पटक पटक के मारेंगे। ये निशिकांत दुबे का पोस्ट कि तुम अगर इतने बड़े बॉस हो ना तो महाराष्ट्र से बाहर निकलो, तुम्हें पटक पटक कर मारेंगे। इसी बयान के बाद आरोप लगा कि निशिकांत दुबे ने मराठियों के खिलाफ बयान दे दिया। उन्होंने कोई मराठियों के खिलाफ बयान नहीं दिया। उन्होंने राज ठाकरे को चुनौती दी थी, जिसको लेकर फडणवीस को भी, अब देवेंद्र फडणवीस को भी सफाई देनी पड़ी। सुनिए। घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। ये एनार्की जो है नहीं चलेगी। कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषिकों ने?
वहाँ बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषी नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो, यहाँ एक भी हिंदी भाषी के ऊपर कभी हमला नहीं हुआ है। आप मुझे बताइए, दिखाइए, आप बताइए क्या है ये। यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत। ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही। तथापि माझं मत असं आहे की अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाही आहे, कारण त्याचे जे अर्थ निघतात ते अर्थ हे लोकांच्या मनात संभ्रम तयार करतात। सांसद और एक गुंडे की भाषा में फर्क होना चाहिए। ये सांसद और संसद की भाषा नहीं, संसदीय भाषा नहीं। आपको विचारों की अभिव्यक्त करना है तो आप विचार के अभिव्यक्त शब्दों से करेंगे, पटक पटक के मारना हो, गाली गलौज। वहां पटक के मारा जा रहा है, वहां उत्तर भारतीयों को, बिहार के लोगों को पटक पटक कर, पीट पीट कर कान के नीचे थप्पड़ मारे जा रहे हैं। तब इन लोगों को दर्द नहीं हुआ, तब कांग्रेस की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। आज निशिकांत दुबे ने मारने वाले से पूछ लिया या मरवाने वाले से पूछ लिया कि तुम इधर आओगे, तुम्हें पटक पटक के मारेंगे, तो अचानक दर्द हो गया। उन्होंने तो सिर्फ पोस्ट किया, वहां तो एक्चुअली मारा पीटा जा रहा है, थप्पड़। ये सारी तस्वीरें नहीं दिख रही क्या? मैं आपको बता दें, एमएनएस नेता के बेटे की बदसलूकी, एमएनएस नेता के बेटा याद है, राहिल शेख, ये वाला वीडियो, एमएनएस नेता के बेटे राहिल शेख की बदसलूकी मामले में मराठी इन्फ्लुएंसर राजश्री बोरे ने बड़ा आरोप लगा दिया। साहब राजश्री ने कहा कि एमएनएस की तरफ से उनको चुप रहने की धमकियां दी जा रही हैं। एक मराठी इन्फ्लुएंसर को धमकियां दे रहा है कोई राहिल शेख, वो क्योंकि एमएनएस के नेता का बेटा है। दरअसल क्या हुआ था, रविवार की रात नशे में धुत, मतलब अर्धनग्न हालत में राहिल शेख ने पहले तो राजश्री मोरे की कार को टक्कर मारी, गाली गलौज की, बदतमीजी की। वो नशे में था। राहिल शेख राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के प्रदेश उपाध्यक्ष जावेद शेख का बेटा है। राजश्री ने पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसमें मतलब अर्धनग्न हालत में नशे में धुत राहिल शेख बदसलूकी और गाली गलौज करता हुआ दिख रहा है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। हालांकि अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कल कुछ फॉर्मेलिटीज के लिए थाने गया, वहीं से बाहर। इसी मामले में आज की बड़ी खबर यह है, ये जो मराठी इन्फ्लुएंसर हैं राजश्री मोरे, एमएनएस की तरफ से धमकी देने का इन्होंने आरोप लगा दिया है। वहीं एमएनएस ने आरोपी से पल्ला झाड़ लिया, साफ किया कि साहब आरोपी राहिल शेख, जिन्होंने बदतमीजी अभद्रता की मराठी इन्फ्लुएंसर के साथ, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सोचिए, ये राहिल की जगह राहुल होता, ये राहिल की जगह एमएनएस का नेता नहीं होता, और राहिल की जगह ये कोई राहुल होता, ये जो आपको नजर आ रहा है, तो एमएनएस वाले इसका क्या हाल करते? एक मराठी इन्फ्लुएंसर से इस तरह की बदतमीजी। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस तरह से एमएनएस ने पूरे विवाद से पल्ला झाड़ लिया ना राहिल शेख होने की वजह से, और जो नितेश राणे कह रहे हैं कि इनका जोर मुसलमानों पर नहीं चलता, लोग साहब ये लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि एमएनएस की गुंडागर्दी से बचने का एक तरीका है टोपी। सुनिए। दर्ज होने वाली है, जो मुझे धमकियां आ रही है, टोटली मुझे बोला जा रहा है कि आप मुझे बोला जा रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, और मुझे स्ट्रिक्टली वार्न किया जा रहा है कि अपना मुंह बंद रखो, बाहर निकल के मत आओ। कोई डर नहीं लगता, उस रात को भी डर नहीं लगा था। मैं अकेली पुलिस स्टेशन आई थी, अकेली ने मैंने ये एफआईआर दर्ज किया था, बल्कि मुझे कन्विंस किया जा रहा था कि आप हमारे बेटे पे एफआईआर ना किया जाए, हम आपके पैर पड़ते हैं। मैंने उनकी एक भी नहीं सुनी। जावेद शेख हे आमचे पदाधिकारी आहेत, त्यांचा मुलगा आमच्या पक्षातल्या कुठल्याच पदावर नाही किंवा त्याचं प्राथमिक सदस्यत्व देखील मनसेत नाही, आणि त्यांनी जे काही कृत्य केले त्याचं समर्थन देखील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करणार नाही। एक बार को सोच कर देखिए, राहिल राहुल होता तो आज क्या होता है, एमएनएस वाले क्या हाल करते हैं इसका। और धर्मांतरण फैक्ट्री पर बाबा का बुलडोजर, बात अब इसकी। ड्रोन के जरिए भी यहां पर निगरानी रखी जा रही है। ये मकान पूरी तरीके से धराशायी होगा। पूरी तरीके से देख रही है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ड्रोन को के जरिए देखी जा रही है, और ये देखिए ड्रोन जो है लगातार जो है इस पूरे इलाके में उड़ाया जा रहा है पुलिस बल के द्वारा। यहाँ पर देखिए इस्लाम की दावत दी जाती है, लोग इस्लाम की खूबियों
वीडियो को देख करके मजहब इस्लाम को कबूल करते हैं। जो उसने काम किया है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह उसने किया है। तो इस तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है। जो इस्लाम राष्ट्र बनाने की बात कर रहा था, तो जिसकी सोच और 40 देशों से इसको फंडिंग जो हो रही थी, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। गैंग के 40 अकाउंट्स में विदेशों से 100 करोड़ से अधिक की धनराशि प्राप्त हुई, जिसका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया गया। साहब बड़ी खबर है ये। छांगुर बाबा जलालुद्दीन अवैध धर्मांतरण का अड्डा, उस पर चल गया बुलडोजर। छांगुर बाबा जिस अड्डे से लोगों को लालच, धमकी, फर्जी मुकदमे में फंसाकर भोली भाली हिंदू बच्चियों का धर्मांतरण लालच देकर, डराकर, धमकाकर करता था, मुसलमान बनाने का ट्रेनिंग सेंटर चलाता था, मिट्टी में मिला दिया योगी के बुलडोजर ने, मिट्टी में मिला दिया। जिस जगह से उसने हजारों हिंदू बच्चियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन उस पर कराने का आरोप है, आज उसे बुलडोजर से ढहा दिया गया। पीला पंजा, योगी का पीला पंजा। आरोप क्या है? छांगुर बाबा ने अवैध धर्मांतरण के जरिए 106 करोड़ की काली कमाई की, 100 करोड़। और इसी काली कमाई से उसने यूपी के बलरामपुर में ये आलीशान कोठी बनाई थी। ये आलीशान कोठी ये कैसे बनाई कि ब्राह्मण बच्ची का अगर धर्मांतरण इसने करा दिया तो इसको विदेश में बैठा कोई आदमी 15 लाख रुपए दे रहा था, लाखों रुपया, 15 लाख, 10 लाख, 8 लाख। तो इसने ऐसे करके 100 करोड़ का ये आलीशान महल खड़ा किया और आज मिट्टी में मिला दिया। साहब बताया जा रहा है कि 3 बीघे से अधिक एरिया में बनी इस कोठी की कीमत 3 करोड़ से ज्यादा की थी। ये कोठी उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। छांगुर बाबा ने नीतू का धर्मांतरण करके उसे नसरीन नाम दिया था, नसरीन। अच्छा, और सुनिए इस कोठी के बारे में। इस कोठी में 10 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर तार दौड़ाया गया था। इस पर रात को करंट दौड़ाई जाती थी। सुनते रहिए साहब, हैरान हो जाएंगे आप। इस करंट, आसपास जो तार लगी हुई है उस पर करंट दौड़ाया जाता था रात के वक्त, ताकि कहीं कोई अंदर ना आ सके। आज सुबह 11 बजे के करीब छांगुर बाबा के किले पर योगी का बुलडोजर चला। काली कमाई का किला मिट्टी में मिला। बुलडोजर चला, काली कमाई का किला मिट्टी में मिला। अवैध धर्मांतरण के अड्डे को ध्वस्त कर दिया गया। जिस वक्त छांगुर बाबा के अवैध किले को मिट्टी में मिलाया जा रहा, बड़ी संख्या में यूपी पुलिस के जवान मौके पर तैनात कर दिए गए थे। बड़ी संख्या में, यहां तक कि आपको बता दें, ये जो तस्वीरें हैं ना, ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। पूरे इलाके की ड्रोन से नजर निगरानी की जा रही थी। आरोप यह है कि छांगुर बाबा के मकान का अधिकांश हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ अवैध, उसे पहले ही प्रशासन की तरफ से अल्टीमेटम दिया जा चुका था, लेकिन उसने अवैध निर्माण को नहीं ढाया था। जिसके बाद आज अवैध निर्माण के खिलाफ यह बुलडोजर कार्रवाई की गई। योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हिंदू बच्चियों का धर्मांतरण करने वाला छांगुर बाबा के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो एक मिसाल बनेगी। योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, अगर हम दिखाएं, उन्होंने लिखा कि साहब हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। योगी आदित्यनाथ। प्रारंभिक जांच में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी है। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जिससे समाज के लिए एक उदाहरण बन सके। वहीं आपको बता दें, यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने भी कहा है कि छांगुर बाबा ने देशद्रोह किया है, इसलिए बुलडोजर कार्रवाई पूरी तरह से सही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तक 18 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही धर्म विशेष के एक पूर्व मंत्री का नाम भी सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि देश की सीमा के बाहर से एक बड़ी साजिश हो रही थी जिसमें 40 देशों के नेटवर्क का पता चला है। उधर मुस्लिम, एक बार सुन लीजिए किसके क्या बयान है, सुनिए एक बार आप। जो उसने काम किया है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह उसने किया है। तो इस तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है और बुलडोजर कार्रवाई सरकार कर रही है।
अभी आप देखते जाइए, अभी तो 18 लोगों के नाम सामने आए हैं। कोई पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है, एक धर्म विशेष के मंत्री का, और भी पता नहीं कितने लोग शामिल इसमें होंगे। एक पक्ष की बात सामने आई है, दूसरे पक्ष की बात अभी आवाम के सामने नहीं आई है। वो अदालत के सामने आएगी और अदालत इसका फैसला करेगी कि वो कितना सही थे या गलत थे। इस्लाम ज़बरदस्ती किसी को इस्लाम अपनाने की दावत नहीं देता है। इस्लाम की दावत दी जाती है, लोग इस्लाम की खूबियों को देख करके मजहब इस्लाम को कबूल करते हैं। अब इसको ऐसे समझिए साहब, एक और सनातन धर्म के खिलाफ छांगूर जैसे कट्टरपंथियों की साजिशों पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। दूसरी ओर बिहार चुनाव से पहले बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री हो गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवाए हिंद का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर विपक्ष फायर है। हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर सरकार की। चाहे पंथ अनेक हो, पर हम सब हिंदू एक हैं। ये बिहार की धरती से सनातन का ऐलान है। ये बिहार की धरती से सनातन का संकल्प है। ये बिहार की धरती से हिंदू एकता की हुंकार है। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना में आयोजित सनातन महाकुंभ की है। यहां हिंदू एकता की अलग जगाने के लिए एक मंच पर जुटे देश भर से आए सनातन के संत। किसी ने संकल्प लिया कि किसी भी कीमत पर हिंदुओं को जोड़कर रहेंगे, तो किसी ने हिंदुओं को तोड़ने वालों को खुद ही टूट जाने का श्राप दे दिया। पटना में सनातन महाकुंभ के इस मंच से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने ग़ज़वा-ए हिंद का जवाब भगवा-ए हिंद से देने का ऐलान किया, तो मंच पर मौजूद गुरु रामभद्राचार्य ने भी इसका पुरजोर समर्थन किया। अभी वर्तमान में कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। इस नारे में एक और जोड़ देते हैं, चाहे पंथ अनेक हो, पर हम सब हिंदू एक हों। अभी एक तो नहीं है, एक हो जाएं। अब संतों के इस हिंदू एकता के ऐलान पर संग्राम छिड़ गया है। कोई इसे चुनावी बयान बता रहा है, कोई तुष्टीकरण की बात कर रहा है, तो कोई भगवा-ए हिंद पर बटवा-ए हिंद का पलटवार कर रहा है। कौन क्या कह रहा है, इसको जानने से पहले आपको कल की ही एक तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीर भी पटना से ही है। कल ही मुहर्रम के मौके पर ताजिए का एक जुलूस पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के घर पहुंचा। लालू ने जुलूस के करतब देखे, जबकि राबड़ी देवी ने ताजिया की पूजा की। ये दोनों तस्वीरें कल की ही हैं। ये दोनों तस्वीरें एक ही जगह की हैं और इन दोनों तस्वीरों के अलग अलग मायने हैं। ताजिया की पूजा करने के मामले में राबड़ी देवी पर बिहार चुनाव में तुष्टीकरण की कोशिश का आरोप लग रहा है, तो ऐसे ही आरोप धीरेन्द्र शास्त्री और रामभद्राचार्य के बयानों को लेकर भी लगाए जा रहे हैं।
भगवे हिंद और गज़वे हिंद का नारा उलाब दिया है और अब ये चाहते हैं कि वहां पर एक बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि मुजफ्फरनगर में जो थूकने का आरोपी है, जिसने कावड़ पर थूका था, उसको पकड़ लिया गया है। उस्मान गिरफ्तार हो गया है। आरोप है कि मुस्कान नाम की एक महिला जब अपने भाई अंशुल शर्मा और कुछ साथियों के साथ कावड़ लेकर हरिद्वार से दिल्ली आ रही थी, तो मुजफ्फरनगर में के पुरकाजी में एक युवक उस्मान ने उनकी कावड़ पर थूक दिया था। कावड़ खंडित हो गई थी। इसको लेकर कावड़ियों ने वहां पर हंगामा किया, सड़क जाम कर दी थी। और अब यह खबर इस वक्त मुझे मिल रही है, उस्मान जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसी घटनाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ 2 दिन बाद 11 जुलाई से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो रही है, जिसमें यूपी की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कावड़ यात्रा निकाली जाएगी। लेकिन इस यात्रा को लेकर जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं जहां कावड़ यात्रा को बदनाम करने और कावड़ियों की आस्था से खिलवाड़ करने की साजिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस पूरे मसले को लेकर सख्ती जाहिर की गई है। पहले नाम और पहचान छिपाने का मामला सामने आया, तजम्मुल वाला जो पूरा मामला था, और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कावड़ यात्रा को दूषित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस घटना को लेकर हिंदू संगठनों ने भी नाराजगी जाहिर की है। हिंदू महासभा ने कहा है कि ऐलान कर दिया कि आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा और क्या कुछ कहा गया, एक बार सुनिए। ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से एमएसपी को लगाएं सेवा के लिए, खाना वाना की व्यवस्था के लिए, और सीओ और एसडीएम को लगाएं उनके पैर दबाने के लिए, तो शायद उससे बड़ा आराम मिलेगा उन्हें। क्योंकि अगर सीओ एसडीएम इस स्तर के अधिकारी उनकी सेवा करें, पैर दबाएं, तो उन्हें भी पुण्य मिलेगा और एक सेवा का भाव जो पैदा होता है वो भी पूरा होगा। यही है हमारी वैदिक परंपरा, यही हमारा आस्था है। तो मैं उम्मीद करता हूं। और बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा है। लेकिन नीतीश का इस बार चुनाव जीतने के लिए योगी मॉडल के सहारे पर हैं। क्यों? ये सवाल इसलिए बिहार में गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर है, जिसमें आज बिहार पुलिस ने यूपी पुलिस की तरह एक अपराधी का एनकाउंटर कर दिया है। इस एनकाउंटर के जरिए नीतीश सरकार ने योगी सरकार की तरह एक मैसेज दिया है साहब कि अपराधियों के लिए बिहार में कोई जगह सेफ नहीं है। 4 जुलाई को ये 2 तस्वीरें, बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की पटना के में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज बिहार पुलिस ने पटना में गोपाल खेमका की हत्या के एक आरोपी विकास उर्फ राजा का एनकाउंटर कर दिया। यह एनकाउंटर करना पड़ा। राजा हथियारों का सप्लायर था। इस एनकाउंटर के बाद पुलिस ने अशोक खेमका से दुश्मनी रखने वाले एक दूसरे कारोबारी अशोक साव को गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की तरफ से भी कहा गया कि इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। नीतीश कुमार जी कभी भी पुलिस को बंधन में रखने वाले नेता नहीं है। नीतीश जी का स्पष्ट मानना है अपराधी को किसी भी हालत में पूर्ण रूप से सजा मिलनी चाहिए। अब पुलिस के साथ यदि कोई इनकाउंटर करता है तो उसको ठोकने का काम पुलिस करती है, इसमें कहां दुमत है। लेकिन समान प्रक्रिया में उसको सजा दिलाना पुलिस का काम है। 100% इनकाउंटर किया ही इसलिए जाता है कि आप अगर सोच रहे हो कि आप क्राइम करके बच जाओगे तो बच नहीं पाओगे। अब वो बात नहीं है, ये जंगल राज नहीं चलेगा।